प्रश्नावली 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ तक जो ये क्वेश्चन है ये वास्तव में 3.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन है, जिसमें हमने ये चेक किया था कि किस समीकरण का एक अद्वितीय हल है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, या किसका कोई हल नहीं है। उसके लिए हमने अनुपातों की तुलना की थी, वही अभी हमने यहाँ पर करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a1/a2 कितना है। a1 क्या था पहले समीकरण में x का गुणांक, और a2 क्या था दूसरे समीकरण में x का गुणांक। b1/b2 पहले समीकरण b1 है पहले समीकरण में y का गुणांक, और b2 है दूसरे समीकरण में y का गुणांक। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 3 9, ये भी आ गया 1/3। c1/c2 c1 है पहले समीकरण में अचर पद, और c2 है दूसरे समीकरण में अचर पद। तो यदि हम इन अनुपातों को देखें तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, क्योंकि ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है। लेकिन c1/c2 देखिए, यहाँ c1/c2 देखिए 3/2 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल करने के बाद, जो कि 1/3 के बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ कंडीशन क्या बनती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इस स्थिति में दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। यदि यहाँ एक अद्वितीय हल की स्थिति आती तो हम उसे वज्र गुणन विधि से हल करते, अन्यथा ये सम यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब सेकंड पार्ट को हल करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए, हमें समीकरण दिया है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। तो यहाँ पर अगर हम a1/a2 कंपेयर करें तो कितना होगा 2/3, b1/b2 कंपेयर करें तो 1/2। यहाँ देख रहे हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। जब इक्वल नहीं है तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, जब ये इक्वल नहीं है तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, और इसे हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो ये आप फर्स्ट पार्ट की तरह से लिख दें, क्योंकि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए इसका एक अद्वितीय हल होगा। मैं उसके बाद का स्टार्ट कर रहा हूँ। अब क्योंकि इसका एक अद्वितीय हल है तो इसे हम वज्र गुणन विधि द्वारा हल करेंगे। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हम अचर पद को लेफ्ट में ले आते हैं, राइट में सिर्फ 0 ही बचने चाहिए। यानी ये होगा 2x + y, अचर पद राइट में है, इसको लेफ्ट में ले जाइए, -5 = 0, और 3x + 2y, ये 8 राइट में, इसे भी लेफ्ट में ले जाएं, बराबर 0। तो वज्र गुणन विधि का ये पहला स्टेप है कि जिसमें अचर पद है उसको लेफ्ट में ले जाएंगे, यानी सभी तीनों पद जो है x वाला, y वाला और अचर तीनों पद जो लेफ्ट में है और राइट में सिर्फ 0 आए, अर्थात कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब देखिए, दूसरे स्टेप में हमें एक समीकरण बनाना है। वो समीकरण बनाने के लिए मैं एक चित्र बना रहा हूँ। चित्र की हेल्प से ये समीकरण ये आसानी से बन पाएगा। x y 1। अब एक संख्या याद रखेंगे 23 12। तो यहाँ 2 का अर्थ है दूसरे पद के गुणांक 1 और 2 लिखेंगे। 3 का अर्थ अचर पदों के गुणांक है -5 और -8। 1 का अर्थ है पहले पद के गुणांक, और 2 का अर्थ है दूसरे पद के गुणांक। अब देखिए, इस चित्र से समीकरण कैसे बनाना है। x/2
1 की -8 के साथ गुणा, -8, फिर एक माइनस लगाना आपने, इन दोनों की गुणा, 2 5 10, माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर का निशान, y बटे -5 और 3 की गुणा -15, और फिर एक माइनस लगाएंगे, 8 दूनी 16, माइनस का 8 और प्लस का 2 गुणा माइनस का 16, बराबर 1 बटे 2 दूनी 4, फिर एक माइनस लगाएंगे, 3 एकम 3। तो इस तरह से हमें एक समीकरण बनाना है, या x बटे, देखिए -8 माइनस गुणा माइनस प्लस 10, बराबर y बटे -15 माइनस गुणा माइनस प्लस 16, बराबर 1 बटे 4 माइनस 3 1, या x बटे -8 प्लस 10, ये हो गया 2, y बटे -15 प्लस के 16 1, और ये 1 बटे 1 1। अब यहाँ से अगर हमें x का मान ज्ञात करना है तो पहला पार्ट और तीसरा पार्ट, यहाँ से एक समीकरण बनेगा, कि x बटे 2 बराबर 1 तथा y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए दूसरे और तीसरे पार्ट से एक समीकरण बनेगा, y बटे 1 बराबर 1। यहाँ से x बराबर 2 तथा y बराबर 1, ये दिए गए समीकरण का हल आ गया है। तो देखिए, वज्र गुणन विधि में सिंपल से 3 स्टेप है। पहले स्टेप में हमें ऐचर पदों को लेफ्ट में लेके आना होगा, यानी समीकरण इस रूप में लिखने होंगे कि राइट साइड में 0 ही आए। फिर एक चित्र बना करके इसका समीकरण लिखना होगा। फिर x का मान ज्ञात करने के लिए तीसरे स्टेप में x और y का मान ज्ञात करने के लिए x के लिए पहले और तीसरे पार्ट से एक समीकरण बनेगा, उससे x की वैल्यू निकलेगी, और y के लिए दूसरे और तीसरे पार्ट से एक समीकरण बनेगा, उससे y की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये वज्र गुणन विधि है, जो कि कई मायनों में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से ठीक है। अब थर्ड पार्ट में देखिए, हमें जो समीकरण दे रखे हैं वो है 3x माइनस 5y बराबर 20, और दूसरा समीकरण 6x माइनस 10y बराबर 40। अब पहले इसका चेक करेंगे कि इसका एक अद्वितीय हल है या नहीं। तो यहाँ a1/a2 कितना आएगा, 3/6, कट करेंगे तो 1/2, b1/b2 -5/-10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी कितना 1/2, c1/c2 -20/-40, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। तो यहाँ a1/a2 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है, और c1/c2 भी 1/2 है। तो हम लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है इस क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग अद्वितीय हल की स्थिति में ही हमें वज्र गुणन विधि से हल करना, लेकिन यह अद्वितीय हल नहीं है, इसलिए क्वेश्चन यहीं समाप्त हो जाता है। अब फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में हमें ये 2 समीकरण दे रखे हैं, जिन्हें हमने समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का नाम क्रम से दे दिया है। अब देखिए, ये ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, राइट साइड में 0 है तथा अचर पद लेफ्ट साइड में है, और सारे चर भी लेफ्ट में हैं। अब हम यहाँ पर पहले तो चेक करेंगे कि इसका अद्वितीय हल है या नहीं। उसके लिए a1/a2 कितना है, 1/3, b1/b2 -3/-3 तथा
C1/C2 -7 माइनस 15। तो यहाँ से देखिए क्लियर है कि ये तो 1 के बराबर है, 1/3 के बराबर। यहाँ से A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल है तो हम वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके इसका हल ज्ञात करेंगे। वज्र गुणन विधि का जो पहला स्टेप है वो ऑटोमेटिक क्वेश्चन में लगा हुआ है। अब हम दूसरे स्टेप में इसका एक समीकरण लिखेंगे। उस समीकरण के लिए हमें क्या करना होगा, एक चित्र बनाना होगा। x y एक संख्या लिखेंगे 23 12। अब 2 का मतलब दूसरे पद के गुणांक -3 और -3, 3 का मतलब ऐचर पद -7 और -15, 1 का मतलब पहले पद के गुणांक और 2 का मतलब दूसरे पद के गुणांक। तब देखिए समीकरण क्या बना, x/3 5 15 3 45 माइनस और माइनस प्लस, यानी प्लस के 45, ये माइनस लगे ही लगेगा बीच में। 3 7 21 माइनस गुणा माइनस प्लस के 21 बराबर y/7 21 माइनस का 21 हो गया, और एक माइनस फार्मूले का लगाएंगे हम, -15 1 माइनस के 15 बराबर 1/1 की -3 के साथ गुणा -3, फिर एक माइनस लगेगा फार्मूले का बीच में, 3 3 9 माइनस का 9। अब यहाँ देखिए या x/45 माइनस 21, 5 में से 1 गए 4 और 24, y/, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 21 प्लस के 15, तो ये हो जाए माइनस के 6 बराबर 1/, माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस के 9 माइनस के 3, तो ये आ जाए प्लस के 6। तो अब देखिए ये समीकरण हमारे पास आ गया है। तो 2 स्टेप खत्म हो गए इस विधि के। तीसरे स्टेप में हमें x की वैल्यू अगर हमें ज्ञात करनी हो तो पहले और तीसरे भाग से एक समीकरण बनाएंगे, या x/24 बराबर 1/6, और y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए दूसरे और तीसरे भाग का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ से x बराबर क्या आया, 24 इधर ले जाइए, 24/6, 6 चौके 24, तो x बराबर आ गया 4, तथा y बराबर -6/6 माइनस का 1, y बराबर -1। तो इस तरह से हम वज्र गुणन विधि से किसी भी दिए गए समीकरण युग्म का यदि हल संभव है तो ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्नावली 3.5 के सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ देखिए हमें एक समीकरणों का युग्म दिया हुआ है और यहाँ ए और बी के वे मान ज्ञात करने हैं जिसके लिए इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हों। तो जो समीकरण में दे रखे हैं 2x + 3y बराबर 7, और दूसरा में दिया है a - bx + a + by बराबर 3a + b - 2। तो इसे समीकरण 1 तथा इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए शर्त क्या है कि
अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ a1/a2 किसके बराबर है? a1 है 2 के बराबर और a2 a-b के बराबर। b1/b2 करें तो b1 है 3 के बराबर और b2 है a+b के बराबर, तथा c1/c2 c1 है 7 के बराबर और c2 है 3a+b-2 के बराबर। तो यहाँ से देखिए, इसे हम 3 मान लेते हैं और इस पूरे को हम 4 मान लेते हैं। 3 व 4 से हमारे पास क्या आएगा? 2/a-b बराबर 3/a+b बराबर 7/3a+b-2। अब देखिए कि फर्स्ट और लास्ट पार्ट यूज़ करके हम एक समीकरण बनाएंगे, सेकंड और लास्ट यूज़ करके हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो फर्स्ट और थर्ड से या 2/a-b बराबर 7/3a+b-2, ये फर्स्ट और थर्ड से बन गया। और अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर और इसका इधर। 2 गुणा 3a+b-2 बराबर 7 गुणा a-b। 2 3 6a प्लस 2b-4 बराबर 7a-7b। अब ये सारा राइट में ले जाएं, इधर 7a है और ये 6 इधर जा करके माइनस हो जाएगा, a बचेगा। 2b इधर प्लस का है, 2b राइट में जाते ही माइनस का हो जाएगा, -9b। और ये 4 भी हम राइट में ले जाते हैं तो प्लस का 4 बराबर 0। इसे समीकरण 5 का नाम दे देते हैं। अब देखिए कि दूसरे और तीसरे पार्ट से हमें क्या प्राप्त होगा? 3/a+b बराबर 7/3a+b-2। 3 गुणा 3a+b-2 बराबर 7 गुणा a+b। 3 3 9a प्लस 3b-6 बराबर 7a+7b। अब ये सारा लेफ्ट में ले आए। 9a में से 7a माइनस हो जाएगा 2a, और ये प्लस का 3b है और ये 7b इधर आएगा तो माइनस का 4b और -6 बराबर 0। 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए, a -2b-3 बराबर 0। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। तब देखिए ये समीकरण 6 हो गया। तो 5 और 6 को हल करके हम a और b की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं दिया हुआ कि आपने इसे वज्र गुणन विधि से हल करना है या फिर किस विधि से हल करना है। तो अगर आपको वज्र गुणन विधि आसान लगती है तो यहाँ पर वज्र गुणन विधि अप्लाई कर दीजिए, और विलोपन विधि आपको आसान लगता है तो विलोपन विधि से इसको हल कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ पर विलोपन विधि लगाना ज़्यादा पसंद करूँगा। a-2b बराबर 3, इसे मैं समीकरण 6 का नाम दे देता हूँ। और यहाँ से a-9b बराबर -4, इसे समीकरण 5 का नाम दे देता हूँ।
अब क्या करेंगे, यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है। 5 में से 6 घटाने पर समीकरण 5 में से समीकरण 6 घटाने पर क्या आएगा, a माइनस 9b बराबर -4 और a माइनस 2b बराबर 3। घटाएंगे तो साइन पलट जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा। -7b बराबर -7 और b बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ से b बराबर 1 समीकरण 6 में रख दें। समीकरण 6 में रखेंगे तो क्या आएगा, a माइनस 2 गुणा 1 बराबर 3 और ये 2 इस साइड जा कर के प्लस हो जाएंगे तो a बराबर 5। a बराबर 5 और b बराबर 1 इस दिए गए समीकरण का हल होगा। इन a बराबर 5 और b बराबर 1 समीकरण 5 और 6 का हल होगा और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि a बराबर 5 तथा b बराबर 1 के लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पुट करके देखें तो 5 में से 1 गए 4, तो ये बनेगा 2/4 और a प्लस b में 5 प्लस 1 पुट करेंगे 6, तो ये बनेगा 3/6 और इधर 3 5 15 प्लस 1 16, 16 में से 2 गए 14, तो ये बनेगा 7/14। तो देखिए तीनों रेशियो बराबर है क्योंकि ये भी 1/2 के बराबर, ये भी 1/2 के बराबर है, ये भी 1/2 के बराबर। तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल इसके हैं, तो इसका मतलब हमारा सम बिल्कुल सही है। यहाँ 3.5 प्रश्नावली के सेकंड क्वेश्चन का सेकंड भाग, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर जो हमें समीकरण दिए हुए हैं वो है 3x + y बराबर 1 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2k - 1x + k - 1y बराबर 2k + 1। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, वो स्थिति हमें लिखनी है। तो समीकरण युग्म का कोई हल न होने की स्थिति में, समीकरण युग्म का कोई हल न होने की स्थिति में क्या है, क्या कंडीशन है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर पहले a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इम्प्लाइज दैट, यहाँ से क्या आएगा, a1 क्या है 3, a2 2k - 1 बराबर b1 y का गुणांक है 1 और b2 दूसरे समीकरण में y का गुणांक है ये। अब इसे आर पार गुणा करेंगे, आर पार गुणा करेंगे तो 3 गुणा k - 1 बराबर 1 गुणा 2k - 1, 3k - 3 बराबर 2k - 1। यहाँ से 3k - 2k यानी सिर्फ k ही बचेगा और ये 3 इधर जा कर के प्लस का हो जाएगा, -1 + 3 2। तो यहाँ से k बराबर 2। अब देखिए k बराबर 2 अगर मैं यहाँ पर रख के देखूँ तो 2 दूनी 4 + 1 5, 1/5 c1/c2 इसके बराबर नहीं है। तो k बराबर 2 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तथा k बराबर 2 के लिए c1/c2 कितना है, 1/2 गुणा 1 + 1 यानी 1/5। तो क्योंकि
के बराबर 2 के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। इसलिए के बराबर 2 के लिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ देखिए 8x + 5y और ये बराबर 9 दे रखा था, इसको मैं -9 बराबर 0 कर देता हूँ। दूसरा 3x + 2y बराबर 4 दे रखा, तो इसको मैं लेफ्ट में ले आके -4 बराबर 0 कर देता हूँ। तो वज्र गुणन विधि का पहला स्टेप यहाँ पर पूरा हो गया। अब आगे इसको, क्योंकि प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि दोनों से हल करना है, तो वज्र गुणन से हल करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक चित्र बनाऊँगा, जहाँ लिखूँगा x, y और 1 और एक संख्या इसे याद रखने के लिए 23, 12। अब 23, 12, 2 का मतलब दूसरे पदों का गुणांक 5 और 2, 3 का मतलब ऐसर पदों के गुणांक, 1 का मतलब पहले पहले यानी x का गुणांक और 2 का मतलब फिर से y के गुणांक। अब देखिए समीकरण क्या बनेगा, x बटे 500 के 20, ये माइनस का 4 है तो -20, ये माइनस लगेगा 1, 2 में 18, माइनस के 18, y बटे 9 × 27, माइनस के 9 और प्लस के 3 तो माइनस के 27, फिर एक माइनस 800 के 32 और माइनस के 32 है बराबर 1 बटे 8 दूनी 16, -3 × 5 = 15। अब देखिए x बटे -20 और प्लस के 18, -2 बचेंगे, y बराबर -23 और माइनस माइनस प्लस के 32, तो प्लस के 5 बचेंगे बराबर 1 बटे 16 - 15, 1 ही बचेगा, तो 1 बटे 1 1 होता है। तो यहाँ से x का मान ज्ञात करने के लिए x बटे -2 बराबर 1 तथा y का मान ज्ञात करने के लिए y बटे 5 बराबर 1। यहाँ से x बराबर आएगा -2 तथा y बराबर आएगा 5 × 5। ओके, ये थी वज्र गुणन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि को मैं रेड कलर से कर देता हूँ, थोड़ा सा मिक्सअप नहीं होएगा। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे कि किसी एक समीकरण में से एक चर का मान ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं x का मान ज्ञात कर लेता हूँ कि 3x बराबर 4 - 2y या x बराबर 4 - 2y बटे 3। और इस मान को जैसे मैंने, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, सेकंड में से निकाला तो फर्स्ट में पुट कर दूंगा इसे। 8 x की जगह पर 4 - 2y बटे 3 प्लस 5y बराबर 9। तो अब देखिए इस 3 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ मैं 3 से गुणा करूँगा, इसको पूरे को 3 से गुणा करूँगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचे 8 × 4 - 2y, इसे 3 से गुणा करूँगा, 3 × 5 = 15 और इसे 3 से गुणा करूँगा, 3 में 27। अब 4 8 32 -8 दूनी 16y
प्लस 15y बराबर 27। ये माइनस का y बचेगा और ये -5, तो यहाँ से y बराबर 5। अब y बराबर 5 समीकरण 3 में रख दें। x बराबर 4 माइनस 2 गुणा 5/3, 4 गुणा 10/3, तो ये हो जाएगा -6/3, तो ये x बराबर -2। आंसर देखिए दोनों ही स्थितियों में क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पर ये कहता है कि आप कौन सी विधि को अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो यहाँ देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा सा सम छोटा पड़ता है, कैलकुलेशन भी आसान है, इसलिए हम वज्र गुणन विधि को प्रतिस्थापन विधि से थोड़ा अधिक उपयुक्त मानते हैं। अब आगे प्रश्नावली 3.5 का 4th क्वेश्चन। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। यदि एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करना पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। नियत अर्थात फिक्स जो पे करना पड़ता है वो मान लेते हैं कि x है, x रुपये हैं, तो माना नियत व्यय बराबर x रुपये और प्रतिदिन का व्यय बराबर y रुपये। अब देखिए कि प्रथम शर्त है कि विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करना है और उसे 1000 रुपये पे करने हैं। तो प्रश्नानुसार देखिए भोजन चाहे कितने ही दिन करें फिक्स किराया तो उसे देना ही पड़ेगा, प्लस 1 दिन का वाई है तो 20 दिन का 20 वाई और पे करना होगा, तो कुल मिलाकर के 1000 रुपये देने होंगे। इसी तरह से दूसरी स्थिति में 26 दिन भोजन किया है तो फिक्स तो देना ही होगा और 26 दिन का 26 वाई और हो गया, कुल मिलाकर के हैं 1180 रुपये। तो यहाँ से हमें 2 समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। इन दोनों समीकरणों को हमें किसी भी बीजगणितीय विधि से हल करना है। तो यहाँ पर देखिए कि x और x दोनों के गुणांक बराबर है, तो यहाँ पर विलोपन विधि ज़्यादा उपयुक्त है। तो हम ये कहेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर विलोपन विधि का यूज़ करेंगे हम। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y बराबर 1180।
घटाएंगे तो नीचे वाले पदों के साइन चेंज हो जाएंगे। x से x कैंसिल हो गया, यानी ये कट गया, तो यहाँ से x विलुप्त हो गया, इसीलिए इसको विलोपन विधि कहते हैं। और ये प्लस का 20 माइनस का 26y है, तो माइनस का 6y बचेगा, और ये माइनस 180। यहाँ से y बराबर माइनस 1000, x प्लस 600 बराबर 1000, x बराबर 1000 माइनस 600 कितना आ जाएगा 400। इसलिए जो नियत व्यय है वो कितना होगा 400, और प्रतिदिन का व्यय होगा 30 रुपये। अब फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर माना भिन्न हम क्या मानते हैं x/y। उसके बाद जैसे कहता है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रश्नानुसार एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश क्या है x से 1 घटाया जाता है, तो ये भिन्न क्या बन जाती है 1/3। और दूसरी स्थिति क्या दे रखी है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर क्या है y में 8 जोड़ दिया जाता है, तो ये 1/4 हो जाती है। तो इन दोनों स्थितियों से हमें 2 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ देखिए आर पार गुणा करेंगे तो 3 x माइनस 1 y की 1 के साथ y, या 3x माइनस 3 बराबर y, या 3x माइनस y बराबर 3। इसे समीकरण 1 का नाम देंगे। जबकि यहाँ देखिए 4x बराबर y प्लस 8, या 4x माइनस वाई बराबर 8, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों समीकरणों में y जो है वो उनके गुणांक इक्वल है, तो हम इसे फिर विलोपन विधि से हल करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो विलोपन विधि के लिए देखिए y ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर क्या आएगा 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8। घटाएंगे तो नीचे वाले पदों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल। प्लस के 3x माइनस के 4x, तो माइनस x बराबर -5, x बराबर 5 आ गया। x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा 3, x की जगह पर 5 माइनस वाई बराबर 3, 15 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 15 इधर जाएंगे तो माइनस के 12 हो जाएंगे, y से y कैंसिल, y बराबर 12। इसलिए भिन्न क्या बनेगी, भिन्न होगी 5/12। अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि 5/12 है। पहली कंडीशन कहता है कि अंश में से 1 घटाया जाता है, तो 4/12 अर्थात 1/3 होगी। और दूसरा कि हर में 8 जोड़ दिया जाए, 5/12 के हर में 8 जोड़ दें तो 5/20, 5 एकम 5, 520, 1/4 होगी। तो ये आपने रफ में एक बार अपना आंसर चेक कर लेना ताकि कंफर्म हो जाए कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
आगे फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो देखिए कि माना यश ने सही उत्तर दिए बराबर x प्रश्नों के तथा गलत उत्तर दिए मान लेते हैं y प्रश्नों के। ओके, अब देखिए सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तो एक प्रश्न के 3 अंक है तो x प्रश्नों के कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। और गलत के 1 की कटौती यानी -1 मिलेगा तो 1 पे -1 है तो y पे -1y हो जाएगा और कुल मिलाकर के कितने हुए उसके 40। तो ये इसका एक समीकरण बन गया। अब दूसरी शर्त देखिए, कहता सही पे 4 अंक मिलते कि 1 के 4 मिलते तो x के कितने मिलते? 4x और अशुद्ध पर 2 अंक की कटौती होती है यानी -2 मिलते तो 1 के -2 तो y के -2y और कुल मिला के इसके अंक हो जाते 50। तो ये 2 समीकरण हमारे पास आ गए हैं। अब देखिए इसे भी विलोपन विधि से हल करना आसान है कि समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दें, y के गुणांक क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर क्या होगा? पूरे को 2 से गुणा करना 6x - 2y बराबर 80। ठीक, और अब इसे समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। तो 1 की जगह 3 आ गया। अब दूसरे और तीसरे को सोल्व करना है तो हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में से 3 घटाने पर समीकरण 2 में से 3 घटाने पर क्या होगा? 2 तो है 4x - 2y बराबर 50, 3 है 6x - 2y बराबर 80। घटाएंगे तो 2 -2y से प्लस के 2y कैंसिल हो जाएंगे और प्लस के 4x माइनस के 6x तो माइनस का 2x बचेगा और ये -30। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस से माइनस 30/2 15 आ जाएगा। अब x बराबर 15 समीकरण 1 में रख दें। x बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा? 3x - y बराबर 40 में रखेंगे तो 3x की जगह पर 15 - y बराबर 40, 15 3 45 - y बराबर 40 तो -y बराबर -5 हो जाएगा। 40 - 45 होकर के -5 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल तो y बराबर 5। तो इसके सही प्रश्न थे 15 और गलत थे 5। अब पूछा क्या टेस्ट में कितने प्रश्न थे? टेस्ट में कुल प्रश्न बराबर x + y 15 + 5 बराबर 20। तो इस तरह से टेस्ट में कुल 20 प्रश्न थे। अब फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए ये ए है और ये बी है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से
एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि यहाँ पर ये बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि यहाँ एक ही कंडीशन दे रखी है और कंडीशन 2 होनी चाहिए ताकि हमें समीकरण युग्म प्राप्त हो, 2 समीकरण प्राप्त हो। तो दूसरी जो कंडीशन है वो मिसप्रिंट है, आप अपनी बुक में भी लिख सकते हैं कि ये कहता है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर लिखनी है आपने कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो देखिए कि जब सेम दिशा में दोनों कारें चलेगी तो इनकी अपेक्षित स्पीड जो है वो घट जाती है। कि माना पहली कार की चाल बराबर x और दूसरी कार की चाल बराबर y। अब समान दिशा में अपेक्षित चाल, समान दिशा में जो रिलेटिव स्पीड है वो हमेशा ही माइनस हो जाती है और विपरीत दिशा में ये प्लस हो जाएगी। अब दूरी कितनी है कुल मिला के? दूरी है 100 किलोमीटर और ये चाल जो हमने मानी है किलोमीटर प्रति घंटा में मानी है। अब एक सूत्र होता है समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो अब प्रश्नानुसार ये कहता है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो समय लगा 5 घंटे, दूरी है 100 किलोमीटर और एक ही दिशा में चाल है x माइनस वाई। तो यहाँ से एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा 5x माइनस वाई बराबर 100 या x माइनस वाई बराबर 20। ये हो जाएगा समीकरण 1। और दूसरा कि x प्लस वाई कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से विपरीत दिशा में तय करती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो अब समय कितना है? 1 घंटा, दूरी वही है 100 किलोमीटर और विपरीत दिशा में चाल कितनी है? x प्लस वाई। तो अब आर पार गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 100। ये दूसरा समीकरण बन गया। अब चाहे तो समीकरण 1 में से 2 घटा लें, घटाएंगे तो x कैंसिल हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। तो चाहे तो घटा लें चाहे जोड़ लें, एक काम करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर विलोपन विधि से हल हो जाएगा। फिर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या होगा? x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। जोड़ने पर साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, 2x बराबर 120। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 60। अब x बराबर 60 जो है समीकरण 1 में रख दें। x बराबर 60 समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा? 60 माइनस वाई बराबर 20 और माइनस वाई बराबर 60 राइट में ले जाइए माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर 40। तो एक कार की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा।